बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, हमने बिल्कुल एकदम ठीक शजील। अच्छा भाई, एक सवाल दिया था तुम लोगों को, वो करके आ गए? मैच हुआ किसी का? एक का मैच हुआ है अभी तक, तेरा नहीं हुआ मैच। अच्छा जी, एकदम ठीक राफे। अच्छा भाई, यानी मैच हुआ किसी का नहीं हुआ, यानी एक ही अब तक जो मेरे सामने आया उसका ही मैच हुआ, ये सवाल? हाँ भाई, नहीं हुआ मैच, पूरी कोशिश की। 2019 मैच हो गया। चलें जी। नहीं, वो रिकॉन की बात कर रहा है। चलें जी, चेक कर लेते हैं किस हद तक आपने इसको सही किया। तीनों साल का अलग रेट बिल्कुल हो सकता है। हमने कल वाला सवाल किया था कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, उसमें डेफिड एच की वर्किंग 20,000 माइनस करवा देंगे, रिकॉर्ड में से उसका क्या है अभी शेख देखेंगे। समझा नहीं तुम्हारी बात? डेफिड एक्स की वर्किंग में 20,000 माइनस करवाने के बाद नेट डेफिड एक्स आ रहा था 4605। मोहम्मद शेख, तुम्हारी बात नहीं समझ आई जानी कि क्या पूछ रहे हो। अभी मैं आपका सवाल ले लेता हूँ, ये वाला। डिविडेंड जानी मैंने माइनस ये करवाया था क्योंकि वो सेपरेट जो रेट है उस पर टैक्स होता था ना जानी। चलें जी, अब देख लेते हैं शुरू से इसको। अच्छा भाई, अगर मैं सवाल को एनालाइज करूं तो भाई सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पे फोकस कर लें। आपको इस सवाल की रिक्वायरमेंट कहती यह है कि सर मुझे 31 दिसंबर 2020 एंड 19 पे नोट बना के दे दें। नोट बनाने का मतलब ये है कि ये फॉर द ईयर आपसे मांग रहा है, ऐसा ही है जी। यानी फॉर द ईयर में आपको करंट टैक्स भी निकाल के देना है और डेफर्ड टैक्स भी निकाल के देना है। अच्छा भाई मोहम्मद शेख, आपका जवाब दे देता हूं मैं। नहीं सर, डिविडेंड का नहीं कह रहा मैं आपको, क्लास के बाद अलग से, हाँ बिल्कुल क्लास के बाद अलग से पूछ लेना। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020। फिर उसने बता दिया कि टैक्स रेट 30% है एक्सेप्ट अदरवाइज मेंशन। और वो बोल रहा है कि जब जिस साल की वर्किंग करोगे उसमें अगले साल का रेट तुम्हें पहले से पता नहीं होगा। अच्छा जी, 2019 और प्रीवियस ईयर्स का जो टैक्स रेट है वो 25% है। तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। आप सबसे पहले जो इस सवाल में वर्किंग करेंगे, देखो है लेंथी सवाल, आपको पता है 19 भी चाहिए 20 भी चाहिए, फॉर द ईयर 19 भी चाहिए, फॉर द ईयर 20 भी चाहिए। तो इस सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आप शुरू से लेके चलें। और जब आप 2019 की वर्किंग करेंगे तो आप ये हरगिज नहीं सोचना कि 2020 भी है, ताकि आप उसके डेटा को पूरा इग्नोर करें। सही है जी। तो हमें सबसे पहले किस पे काम करना है? 19 के क्लोजिंग पे। 19 के क्लोजिंग पे, ताकि हमारी ये वाली एजेड वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। क्लियर है जी? चलें जी, आगे देखते हैं।
मैंने सर सबसे पहले इसमें ये देखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 3.5 मिलियन और 1.2 मिलियन। सर जब मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं तो ये तो पीएनएल के लिए दिया हुआ है, सही है जी। अच्छा भाई, इसके बाद अब इसको रीड कर लेते हैं ताकि समझें। हमाद लिमिटेड की पॉलिसी है कि वो कैरी करता है पीपी कॉस्ट मॉडल पे। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी फॉर एज एट 31 दिसंबर 2020 ये दी हुई है, 19 की ये दी हुई है, 18 की ये दी हुई है। यानी मुझे पीपी की अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट पता है, बट मुझे यहाँ पे हरगिज टैक्स बेस नहीं पता। सही है जी, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2020 प्लांट हैविंग अ कॉस्ट ऑफ ₹350 जो एक्वायर किया था इस साल बेच दिया है। और कितने में बेचा है? पर ये 2020 की बात हो रही है, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें पहले वर्किंग करनी है 2019 की। 2019 की मतलब 2019 के आखिर की, और तुम्हें 2019 का फॉर द ईयर भी चाहिए होगा, याद रखना, ताकि आप पीएनएल में उसको अकॉर्डिंगली पार्क करें। चलें जी आगे। कंपनीज पीपी इंक्लूड्स building and plant. Company depreciates plant and building at the rate of 15 and 5% respectively on reducing balance method. However, tax authorities charge depreciation at 20% on reducing balance method on all class of assets. अच्छा भाई, during the year कंपनी चेंज इट्स पॉलिसी, और वो कर ये रही है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये 2020 की ही कहानी है कि वो कॉस्ट मॉडल से किस पे चली गई है? फेयर वैल्यू मॉडल पे। हमें फिर वो अपने कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि फेयर वैल्यू के लिए आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू। और यहाँ पे कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट सेम होगी क्योंकि पहली बार हो रही है। अच्छा जी, फिर कह रहा है देयर वर नो एडिशन और डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर 2019, यानी इस साल में कोई एडिशन या डिस्पोजल नहीं था। आगे जी। अच्छा, मैं पीपी की एडजस्टमेंट को उठाऊं और पहले इसको किल कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के ही समझिएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बैलेंसेस पे काम करना है, तो मुझे क्या 6.8 मिलियन की कैरिंग अमाउंट दी हुई है? अच्छा, आप जरा देख लेते हैं सवाल में जाके, ये 6.8 मिलियन की जो कैरिंग अमाउंट मुझे दी हुई है वो 2018 की है। 2018 का मतलब ये है 31 दिसंबर 2018, जो जनवरी 1 2019 कहलाएगा। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है कि 31 दिसंबर 2012 की आपको अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, ऐसा ही है जी। अच्छा भाई, आपने यहाँ पे 6.8 मिलियन लिख दिया, ये आ गई अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट। मैंने कहा आओ देखते हैं सवाल के अंदर क्या आपको टैक्स बेस गिवन है, हमने कहा नहीं गिवन। अब एक एक करके देखते हैं। मैंने सवाल पे फोकस किया तो सवाल में मुझे पता लगा कि भाई आपके पास कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी के बैलेंसेस ऑलरेडी गिवन है, सही है। मुझे एक बात बताओ, 2018 के क्लोजिंग पे आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास 2018 की क्लोजिंग तक इतने डिफरेंसेस थे, और उन डिफरेंसेस पे तुमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई है। बिल्कुल, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 3 लाख रुपीस को अगर मैं देखूं, ये आज तक, अच्छा मैं एक बात पूछ रहा हूं तुमसे, क्या ये आज तक अकाउंटिंग और टैक्स कैरिंग अमाउंट के डिफरेंस का परसेंटेज है? तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रॉस अप कर देंगे। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक इसलिए हुई होगी क्योंकि तुम्हारी टैक्स बेस कम होगी, ऐसा ही है। तो सर अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ पे आके इसको सिंपली ग्रॉस अप किया, और ग्रॉस अप ऐसे किया भाई, डिवाइड बाय 30%, 25%। अच्छा भाई, आपके पास डिफरेंस आ गया कितने का? 1.2 मिलियन का। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट आपकी ज्यादा थी, डिफरेंस ये था, तो टैक्स बेस आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल गई, ऐसा ही है। आपने माइनस कर लिया, ऐसा ही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, हमने सिंपल एक काम ये किया, हमने पीपी का ओपनिंग लिखा, हम 2019 की फॉर द ईयर की वर्किंग कर रहे हैं, सही है जी। क्लोजिंग आपको सवाल में गिवन है, ये रहा जी, क्लोजिंग आपको सवाल में गिवन है, यानी 2019 का क्लोजिंग, सही है जी। पर अब मुझे एक बात बताएं, उसने मुझे डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए, तो सर वो यूज भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है, तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर इसलिए क्योंकि आपको ना कोई एडिशन है ना डिस्पोजल है, तो जो ये कम हो रहा है एसेट, वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से। सर आपने ये बैलेंसिंग फिगर निकाल ली और आपके पास
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया अकाउंटिंग का फॉर द ईयर 2019 का। पर सर आपको जो पीएनएल बनाना है उसके लिए आपको टैक्स का डेप्रिसिएशन भी चाहिए, सही है जी। सर हमने क्या टैक्स बेस निकाली हुई है? टैक्स बेस निकाली हुई है। ये बैलेंसिंग फिगर अभी ऊपर निकाली थी हमने। मुझे एक बात बताओ, इसी के ऊपर अगर कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है 20% लगा दो, यही आ रहा है। अच्छा भाई आपने इसमें से ये माइनस किया, आपके पास ये क्लोजिंग आ गया, ऐसा ही है। अच्छा आप यूं भी कर सकते थे ये क्लोजिंग, हाँ हाँ वो तो सही है। अब रुक जाओ एक मिनट, ये 325 आ गया आपके पास जो सवाल में गिवन है, ये रहा जी 325। यानी आप कह रहे हैं 2019 के क्लोजिंग तक आपके पास इतने आज तक के डिफरेंसेस थे, और ये डिफरेंसेस का परसेंटेज है। आपने इसको गॉसिप करवा दिया तो आपको पता लग गया कितने डिफरेंसेस थे 2019 के आखिर तक, शुरू तक नहीं आखिर तक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1.3 मिलियन निकाल लिया, और ये C25K का 25% को गॉसिप कर दिया हमने इसको। हमें पता लग गया ये डिफरेंस था, तो मुझे ये कैरिंग अमाउंट गिवन थी, हमने इसमें से ये माइनस किया, तो हमारे पास ये टैक्स बेस आ गई क्लोजिंग। तो सर हम ये डेप्रिसिएशन ऐसे भी निकाल सकते थे, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या तुम लोगों के पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन आ गया है? और 2020 की शुरुआत के लिए दोनों की कैरिंग अमाउंट भी आ गई है, और डेफर्ड टैक्स ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। इसमें कोई पंगा ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो तुम सब। ये कितने लोगों ने सही किया था वैसे ये वाला? बेहतरीन जी, हो गया था, क्लियर है जी, बेहतरीन। इधर अच्छा भाई अब इधर प्लीज सुनिएगा। सर मेरे ख्याल से अभी तक अगर मैं वर्किंग भी आपके साथ साथ बनाता रहूं यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले पीपी की हेडिंग लिखी, मैं 2019 के क्लोजिंग की यानी 2020 के ओपनिंग की बात कर रहा हूं, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है ना। चलें जी ये हम यहाँ पे कर लेते हैं 31 दिसंबर, सही है। इधर अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ये डिफरेंस ये वैसे भी गिवन था, सही है। पहले बताओ सब लोगों ने वर्किंग में ओपनिंग ऐसे ही पार्क किया? चलें जी वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा सर, ये तो हमने डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस की बात की है, यानी 2020 का शुरू 2019 का आखिरी, ताकि वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए मुझे, और मैं फॉर द ईयर 2019 का भी साथ साथ काम कर रहा हूँ, सही है जी। पीएनएल भी टैकल होगा, बैलेंस शीट भी साथ साथ लेके चल रहे हैं इसको। चलें जी, फिर मैंने ये कहा कि भाई आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो पीएनएल में साथ साथ एडजस्टमेंट पार्क कर लेते हैं। आ जाओ जी, आपको 2019 का पीबीडी ये दिया हुआ, आपने ये डेप्रिसिएशन कैसे निकाला भाई अभी देख लेते हैं। अकाउंटिंग के लिहाज से डेप्रिसिएशन है 1020000, टैक्स के लिहाज से कितना है 1120000। किसका ज्यादा है? टैक्स का। तो टैक्स वाला बोलेगा इसको माइनस करो। अच्छा टैक्स वाला जब बोलेगा इसको माइनस करो, दैट मींस कि उसने किसी इनकम को टैक्स होने से बचाया है, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए इस साल। तो क्या हम यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करें? चलिए सर हमने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया, ये पार्क हो गया, बैलेंस शीट भी टैकल हो रही है, पीएनएल भी टैकल हो रहा है साथ साथ। क्लियर है जी। सर हम पहले पीएनएल बनाएंगे या बैलेंस शीट, दोनों साथ साथ बनाए? अहमद देखो सीधी सी बात है, जो बैलेंसेस आएंगे वो अकॉर्डिंगली पार्क करो, सिंपल है। अच्छा एक चीज सुनिए सुनिए सारे बच्चों, देखो जब ऐसा सवाल है ना दोनों, तो आपका जो बैलेंस मिलता जा रहा है ना, बैलेंस को बैलेंस में पार्क करो, पीएनएल को पीएनएल में पार्क करो, ताकि चीजें अकॉर्डिंगली पार्क होती रहे। मैंने तुम्हारे सामने फॉर द ईयर भी पार्क किया और एजेड भी पार्क कर लिया। एजेड मतलब क्लोजिंग तक के डिफरेंस, ये है फॉर द ईयर का डिफरेंस। क्लियर है, बस ये याद रखिएगा। ओके जी आगे। अच्छा मैं फिर बता दूं, मैंने 2020 की वर्किंग नहीं की पीपीई की, मैं 19 पे आके रुक गया और 19 का फॉर द ईयर देख लिया मैंने, सही है जी। आगे अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे यानी मैंने अभी तक रीवैल्यूएशन को भी नहीं टच किया। इसके बाद हमाद लिमिटेड की पॉलिसी है भाई, उसने लीज किया है एसिड अयूब लिमिटेड से जुलाई 1 2019 को, साल के बीच में। तो यानी हमारा ईयर एंड अलग है, लीज का अलग है, बेहतरीन। रेंटल दिया गया, ये एडवांस है फॉर 5 इयर्स, डाउन पेमेंट एग्रीमेंट चार्जेस जो पे किए गए, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 12%। अब वो कह ये रहा है
कि टैक्स अथॉरिटीज, अच्छा देखो हम लेसी हैं तो हमारे लिए हर लीज बाय डिफॉल्ट फाइनेंस लीज है, अनलेस के दो एक्सपीडियंट्स हो, लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म, इसमें वो पंगा नहीं है। सही है जी, आगे। अब मुझे एक बात बताओ, सुकून से समझना, मैं अगर दिमाग लगाऊं फॉर द ईयर के लिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर द ईयर, सिर्फ डिस्कशन के लिए। आपको नहीं लगता कि ये लीज शुरू हुई है 2019 में, तो 2019 के भी पीएनएल में कोई टैक्स का इम्पैक्ट होगा? अच्छा टैक्स वाला, अच्छा मैं तुम्हें अगर अपना बताऊं कि हम लोगों ने अकाउंटिंग में जो किया होगा वो डेप्रिसिएशन बुक किया होगा 6 महीने का और इंटरेस्ट भी 6 महीने का, पर वो पे नहीं हुआ होगा क्योंकि एनुअली है। अगर ये होता ना सेमी एनुअली, सेमी एनुअली भी होता, समझना अगले साल के पहले दिन पे होता। सही है जी, अगर एरियर होता तो पे हो चुका होता। तो आपको अकॉर्डिंगली सारी चोरियां करनी है, ये लीज में फिर तुमसे खेलेंगे जब लीज रिवाइज कराऊंगा। सही है जी, इधर अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, सुकून से इधर फोकस के साथ। भाई मुझे इतना पता है कि अकाउंटिंग के अंदर दो एक्सपेंस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। चाहे इंटरेस्ट पे हुआ हो या ना हुआ, वो सब वहां पे होगा। अब एक और चीज सुने, टैक्स वाला कह रहा है मैं पेमेंट्स को एक्सपेंस मानता हूं, क्या वो डाउन पेमेंट को एक्सपेंस मानेगा? डाउन पेमेंट को, यस, डाउन पेमेंट को मानेगा। अच्छा एक और चीज, और वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और जो एडवांस रेंटल पे किया, रेंटल को, यानी उसकी नजर में जानी कितने एक्सपेंसेस है? 3 फॉर द ईयर के। तो एजेड पे भी हम आके, अच्छा मेरे ख्याल से फॉर द ईयर एजेड दोनों सेम होगा इस साल। फॉर द ईयर एजेड इस साल क्या होगा? क्योंकि लीज को शुरू हुए टाइम कितना ही हुआ है? 1 साल, तो पहले साल में जो डिफरेंस होगा एजेड का भी वही होगा। जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, कितने लोगों ने इस तरीके से इसको पिक किया था? हो गया था। चलें जी आगे। अब सर सबसे पहले आप अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू तुम लोग लिख के बताओगे और तुम लोग यहाँ पे बता दो, ये रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू है 113,998। भाई सही है ये? चलिए जी चेक कर लेते हैं। चलो इसके बाद 113,998 में डाउन पेमेंट ऐड होगी और एग्रीमेंट चार्जेस ऐड होंगे, तो हमारा कुल मिला के हाल ये कितना आ गया? 133,4,998। चलो ये चेक कर लेते हैं। यही है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से। चलिए जी चेक कर लें भाई एक बार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल, डाउन पेमेंट, आईडीसी, इसकी एंट्री ये बनी होगी, आरओयू है डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट और कैश क्रेडिट, इन दोनों का सम, ऐसा ही है। अच्छा भाई चेक कर लें, इसमें कोई मतलब बच्चे कह रहे हैं सर 114,000,000। अच्छा ये तो सिर्फ ये है ना, ये भी तो आएगा। अच्छा अब जानिए इधर मुझे बताओ एक बात, यहाँ पे एंट्री बना दूं आप लोगों की याद दिलाने के लिए, 133,500,000। कैश कितना गया भाई? 195। और आपकी लीज लायबिलिटी 1140। अच्छा जी प्लीज सुनिएगा, जानिए इधर इधर सुकून से इधर देखो। मुझे इतना पता है कि एडवांस रेंटल है तो इसी दिन पे एक पेमेंट भी हो गई होगी, तो मैंने उसकी एंट्री ये बनाई होगी, लीज लायबिलिटी कितना आया कैश? 363, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले दिन पे ही एक पेमेंट कर दी होगी, ऐसा ही है? पहले दिन पे एक पेमेंट कर दी होगी, पहले दिन पे पेमेंट करने के बाद क्या मेरे पास एडजस्टेड ओपनिंग ये बच गया? चलें जी अब एक एक करके, तो क्या तू यहाँ पे बकवास कर रहा था अभी? अभी देख लेते हैं, आ जाओ इधर आओ, जलावत के लिए तैयार हो जाना, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, पप्पू इधर आ जाओ। मजदूर को खोदना, मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते इधर। इधर जी, अच्छा भाई इधर अभी अभी लेता हूँ ना मैं एक एक करके, इधर सुनो। अच्छा जी
अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, आप बातें बंद सुनो। मैं सिर्फ अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से मैंने एडजस्टेड ओपनिंग लिखा, सही है। मुझे पता है कि मेरा जो पहला साल है वो 6 महीने इंटरेस्ट बुक होके क्लोज हो जाएगा, सही है जी। हमने 6 महीने का इंटरेस्ट ये बुक किया, सही है जी। और सर हमारे पास क्लोजिंग सीधा यही उठ के आ गया, इसमें कोई पंगा नहीं है, पहला साल क्लोज हो गया, सही है। अच्छा अब मैं करने लगा हूं पहले साल की वर्किंग, क्योंकि मैं आराम से कर सकता हूं यहाँ पे, ऐसा ही है। अब प्लीज सुनिएगा जानी। अच्छा जी, इधर क्या मैं अकाउंटिंग के हिसाब से, प्लीज सुनना जानी, तुम लोग बताओगे मुझे फोकस के साथ, इधर क्या मैं इंटरेस्ट बुक करूं अकाउंटिंग एक्सपेंस के लिए? यस, ये रहा जी 51458, यही है। इधर डेप्रिसिएशन आ गया 133,500, ऐसा ही है। आप क्या ये कह सकते हैं कि आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये एक्सपेंस है 1 साल का, सही है जी। 2019 की बात कर रहा हूं। इधर आपका टैक्स वाला कह रहा है मैं रेंटल को एक्सपेंस मानता हूं, डाउन पेमेंट को मानता हूं और आईडीसी को मानता हूं, ऐसा ही है। टैक्स वाला कह रहा है मेरी नजर में एक्सपेंस ये दोनों का सम है, तीनों का सम है बल्कि। चलो अब एक एक करके मुझे बताओ। टैक्स वाला कह रहा है मेरी नजर में एक्सपेंस ज्यादा है तो टैक्स वाला माइनस करवा देगा, टैक्स वाला माइनस कराएगा तो टैक्सेबल इनकम, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा, तो वहां पहुंचने के लिए तो डेफर्ड एक्सपेंस। और इसकी लॉजिक ये है कि ये किसी इनकम को टैक्स होने से इस साल बचा रहा है जिस पे टैक्स बनता इस साल है, तो हमने डेफर्ड टैक्स बुक कर लिया, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो सर आप 292,405 ये रहा जानी 292,405 आपने यहां से माइनस करा दिया और आपके पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया। क्या आपका ये पीएनएल पार्क हो गया? सेम इज द केस विद बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट में जितना बनता है वो भी पार्क करें। आ जाओ जी, एक एक करके। कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए बाबू, बातें नहीं, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए जी जानी। 6 महीने की तो 5 साल का एक साथ बुक करूंगा। rather you divide by 5 multiply by 6 divide by 12, ये जानी देख ले। 1,335,000 को डिवाइड करो 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12 आ गई। चलें जी इधर। अब प्लीज इधर, अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे सर हमने अभी इसका अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट भी पार्क करना है। आपने आरओयूए को डे 1 पे कैपिटलाइज किया था 1,33,500 पे, ऐसा ही है। आप इसमें से पहले साल का जानी ये डेप्रिसिएशन माइनस करो 1,33,500, जल्दी 1201, यही है आपकी अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट आ गई, सही है जी। आगे सुनिएगा। इसके बाद आपको लीज लायबिलिटी चाहिए, तो यू नो दिस थिंग कि आपके साल के आखिर में वो चेंज नहीं हुई, ऐसा ही है भाई। आपने सिंपल ये पे किया। एक और चीज, आपकी बैलेंस शीट में एक इंटरेस्ट पेबल भी होगा, और इंटरेस्ट पेबल आ गया 51458। आपने तीनों चीजें चिपका दी, चलिए जी। और इन सब की टैक्स बेस क्या होगी? 0। अच्छा जी, अब आरओयूए के चक्कर में हमने देखा कि वो आ रही है इसकी टैक्स बेस 0, सही है जी। हाँ जानी खाना अभी नहीं, सिर्फ कॉफी दे दो, सही है इधर। अच्छा भाई बस जल्दी दे देना वो। अब मुझे एक बात बताओ, टैक्स बेस आपकी 0 है, आरओयूए का टैक्स बेस 0 होने का मतलब है कि वहां पे आज तक एसेट 0 है, मींस एक्सपेंस ज्यादा है, तो टैक्सेबल इनकम आज तक की, टैक्स भी कम, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा, पहुंचने के लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा। तो हमने ये डिफरेंस लेके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया, नहीं लायबिलिटी बुक कर ली। अच्छा जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ, वेरी गुड जी इनाम, वेरी गुड। इसके बाद लीज लायबिलिटी, मुझे एक बार बताओ, लीज लायबिलिटी यानी लायबिलिटी आती एक्सपेंस की वजह से, तो तुम्हें पता है वो लीज लायबिलिटी को नहीं मानता तो उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंस को भी, तो आज तक उसने आने वाले एक्सपेंस को नहीं माना, तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स पहुंचने के लिए लेस, तो डेफर्ड टैक्स इनकम उसके केस में एसेट। तो सर क्या ये जो इंटरेस्ट पेएबल है उसका भी यही सीन है, क्योंकि वो उसके पेएबल को भी नहीं मानता। दैट मींस देयर इज नो एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट लायबिलिटी। क्लियर है जी?
भाई ये अब तक हमारे दो सीन पक्के हो गए, पीपी का और एक आरओयू का। फिर बताते चलूं, आरओयूए और लीज लायबिलिटी को, पीपी को हमने 2019 पे लाके रोक दिया है, ताकि हम इसकी आगे अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। चलिए जी सर, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भाई ये भी डन हो गया। अब हम आ गए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे। आप ये देखें कि हमने 30% इन्वेस्टमेंट परचेज की हुई है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,750,000, और ये भी जनवरी 1, 2019 में किए, तो दैट मींस कि इसका भी इंपैक्ट है। ऐसा ही है। आगे सुनिएगा सर, हमने जब इसको एक्वायर किया था तो इसकी एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 1750 से। पर आप ये बताएं कि मैं इक्विटी अकाउंटिंग के लिए चेक लाजमी करूंगा कि क्या मेरी इक्विटी का मेरा हिस्सा मेरी इन्वेस्टमेंट में है या नहीं है, जस्ट टू कंफर्म कि कोई बार्गेन परचेज गेन तो नहीं है। ऐसा ही है। तो हमने इन दोनों का सम किया तो 5.5 मिलियन आ गया। 5.5 मिलियन का 30% 1650, आपने 1750 की पेमेंट की, दैट मींस कि आपने बाकी गुडविल के लिए पे किया वो इसमें अंदर आएगी, अलग से रिकॉर्ड, क्योंकि दिस इज नॉट अ कंसोलिडेशन। ऐसा ही है। चले जी अब आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20 फरूक लिमिटेड ने, यानी इस एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया था 5 लाख का और 1450 का। पहले मैं अपने नेट एसेट्स को उठा के लेके आऊं 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2019 तक। अच्छा जी, और ये कह रहा है कि भाई फरूक लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2019 में, तो मैं अभी रेलेवेंट हूं 2019 से। अच्छा भाई, नेट एसेट बनाया था तुम लोगों ने? नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग 2019 बताओ। 588। चलें जी इधर देख लेते हैं, पर इसमें कुछ आपको ये गेम देखनी थी, इसमें जरा इधर आ जाओ। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पे एक ब्रेकअप बना दिया, सुनना। आपको ये बात समझ आती है कि ये जो रिटेन अर्निंग है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होती है, और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बन रहा है वो 114,000। अब सुनिएगा, आपको ये सवाल में बता दिया उसने कि आपके पास एक डिविडेंड भी रिसीव हुआ है। मैंने क्योंकि इसकी जो वर्किंग है ना एक साथ की है, मुझे ये पता है कि मैंने इस एसोसिएट से सिर्फ 114 नहीं कमाया, डिविडेंड भी कमाया, तो मैंने कुल मिला के एसोसिएट से 50 कमाया। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये डिविडेंड 2019 वाला 19 में रिसीव हो चुका है? हो चुका है। उसका नहीं बोला तो हो चुका है। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, जब ये जानिए डिविडेंड रिसीव हो चुका है तो आप जरा सवाल में जाके देखें ये कितने पे टैक्स होगा। 10%। अब देख लेते हैं भाई, ये सवाल में आपको ये बताएगा कि डिविडेंड रिलेटेड टू 2020 स्टिल रिसीवेबल, टैक्स ऑन डिविडेंड 10% है, एग्जाम्ड है 2021 से, तो वो तो तब की तब देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल गेन का टैक्स है 15%, 2021 में ये 20 हो जाएगा, जो कि मुझे एडवांस में पता है, यानी ये एडवांस में पता, तो ये तो 2020 की बात है, पर यूजुअली तो 19 में 15% रहा होगा। अच्छा, अब इसकी इंटेंशन देखो, इसकी इंटेंशन ये है कि अच्छा देखो, अकाउंटिंग में तो जो इनकम है वो टैक्स होनी है। आपकी नजर में आपके पीएनएल में दो इनकम गिरी हैं, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक डिविडेंड। अच्छा भाई, जो आपका डिविडेंड है वो रिसीव भी हो गया, टैक्स भी मांगेगा टैक्स वाला, और जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उस पर टैक्स नहीं मांगेगा वो, और वो टैक्स नहीं मांगेगा तो क्या हम बुक भी नहीं करेंगे? हम बुक करेंगे, पर उसके लिए पॉलिसी पता होनी चाहिए। इसमें ये कह रहा है कि भाई हमारा मंजन ये है कि हमें इसको क्या करना है भाई, सेल करना है, और हमें रियलाइज करना है कैपिटल गेन। तो मुझे एक बात बताओ, आज इसके ऊपर इस नियत से टैक्स बुक करूं कि आगे जाके मुझे देना ही 15% है? इसी नियत से बुक करूं ना, क्योंकि मुझे इससे डिविडेंड नहीं कमाना, मेरी नियत ये कि इसको बेचूंगा, तो जब बेचूंगा तो टैक्स कितने पे लगेगा? 15 पे। तो आज की इनकम है अकाउंटिंग के लिहाज से, तो आज टैक्स भी कितने पे होगी? 15 पे। पर वो तो बात ये है कि जब मैं डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा इसके ऊपर। क्लियर है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गई 2019 की वर्किंग, ये सुनिएगा, ये आ गई 2019 में। टोटल अमाउंट इन पीएनएल 150 है, मैं आपको खाली इसकी वर्किंग दिखा दूं पीएनएल के अंदर। अच्छा भाई देखो, मैंने इसको टैक्सेबल इनकम का पार्ट रहने दिया था, टैक्सेबल इनकम का पार्ट रहने दिया था, फिर मैंने इसको अलग से माइनस किया, क्योंकि प्लीज समझना, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है,
नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे सुनना मेरी बात, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे डेफर्ड टैक्स अलग रेट से बुक होगा, वो उस पर टैक्स मांग नहीं रहा। नहीं मेरी जान, सेपरेट ब्लॉक तब जब उसका टैक्स मांग रहा है, इसको अलग से इसलिए जी। हाँ सही कह रहा है, टैक्सेबल इनकम नहीं है क्योंकि इस साल मांग नहीं रहा। नहीं वो सही कह रहा है, वो नहीं आना चाहिए ना, वो सही कह रहा है, मैं भी एग्री करता हूँ। मैंने सिर्फ अलग इसलिए रखा हुआ है ताकि एक प्रेजेंटेशन के लिए कि मैं बता सकूं मैंने एसोसिएट को यहाँ डील किया हुआ है। सही है, तो ऑल दो सही कह रहे हो कि टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो टैक्स मांग ही नहीं रहा, पर डिविडेंड जो है वो होगा। सही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी आगे, मैंने इसको अलग से इसलिए माइनस किया यहाँ से क्योंकि इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स मुझे बुक करना है कितने परसेंट पे, 15 पे। अच्छा, और ये जो आपके डिविडेंड है इस पे टैक्स देना है वो कितने पे, 10 पे। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ तुम सब, ये बात क्लियर है? अच्छा कितने लोगों ने किया था, अलग किया था? नहीं अलग से नहीं, मतलब माइनस तो किया था ना, और इसी लॉजिक के साथ कि भाई अलग से टैक्स है इसके ऊपर। चलें जी सर, हमने इसको भी डील किया, पर इसी के लिए अकॉर्डिंगली मैं बैलेंस शीट में भी पार्ट कर लेता हूं। आपकी इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में कितने पे थी, 1750000 पे। आप इसके अंदर प्लीज सिर्फ ये ऐड कर दें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 114000, कितना आ गया? यही है ना? वापस से भाई आपने सिंपल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पिक की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऐड कर दिया, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट मैंने आपको एसोसिएट अकाउंटिंग में सिखाया सिर्फ किससे इंक्रीज होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट से, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो कैश में आ गया, जो नहीं हुआ रिसीव वो इन्वेस्टमेंट में चला गया। ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है, पक्की बात है? चलें जी, तो हमने बैलेंस शीट में 18640 यानी अकाउंटिंग के हिसाब से होगा, यार टैक्स में ये 1750 क्यों है? शेयर ऑफ प्रॉफिट को नहीं मानता, और वो तभी तो कह रहा है कि टैक्स तब होगा जब बेचोगे, ऐसा ही है, तभी दोनों का डिफरेंस है। तो देखो आपको आज तक का डिफरेंस भी ये मिलेगा। अब तुम्हारे सामने अपेरेंटली है कि आप जब ये देख रहे हैं कि टैक्स वाले ने ये इनकम नहीं मानी, तो टैक्सेबल इनकम आज तक की, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा, वहां पहुंचने के लिए ऐड, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी। सर हमने 17100 की लायबिलिटी बुक कर ली, कोई पंगा? चलिए जी, ऑनलाइन वालों यहां तक भी क्लियर है? कोई ऐसा जो यहां तक सही चोरिंग के लेके आया हो? सही है, चलिए जी, गुड है यार। इधर अच्छा भाई, इधर अब मुझे एक बात बताएं, ये भी डन हो गया, इसके बाद सर बिल्कुल सुनिएगा सुकून से। पहले मैं पहले एजेड की बात कर लेता हूं, फिर फॉर द ईयर की बात करेंगे। इधर इसमें ये देखें कि रेंट अलाउ होता है एज अ डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, रेंट अकाउंट मतलब रेंट पेएबल। अच्छा, अब अगर तुम 2019 की वर्किंग कर रहे हो मेरी जान, तो आप ये पिक करें 650। अच्छा, यानी आप ये मानते हैं कि आपने आज तक रेंट एक्सपेंस इतने का बुक किया है, टैक्स वाले की टैक्स बेस जीरो होगी, उसने इसलिए नहीं माना क्योंकि वो पेमेंट बेसिस पे मानता है। तो यानी आज तक अगर टैक्स वाले ने एक्सपेंस नहीं माना, तो आज तक की टैक्सेबल इनकम, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स पहुंचने के लिए, तो डेफर्ड टैक्स इनकम, उसके अगेंस्ट में एसेट। चलिए जी, यानी सर हमने यहां पे पहले बैलेंस शीट में 650 के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया, क्लियर है ये? अच्छा, अब जब आती है बारी फॉर द ईयर की, तो सही है, अब हमें देखना पड़ेगा, ऐसी पास पेपर में भी एडजस्टमेंट है सेम। अच्छा अब आगे सुनिएगा, मैं अभी पूछता हूँ किसी से, क्या नहीं तुम बताओगे? सही है, बता दे यार, कोई मसला नहीं है, गलती बताएगा तो कह रहे। इधर मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग यानी 2018 से लेकर क्लोजिंग का डिफरेंस फॉर द ईयर 2019 है ना, 18-19 का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं एडजस्टमेंट क्या करूं पीएनएल में, लॉजिकली बताना। एतजाज क्यों, क्या लॉजिक? नहीं बातें नहीं यार, गलत। हाँ मार, ये बोला था, सही बोला, एक्सपेंस कम है, आपकी लायबिलिटी के अकाउंट का जो कम होना ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पिछले साल की पेमेंट भी इस साल हुई है, यानी इस साल का एक्सपेंस
कम है, और पेमेंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो पेमेंट ऊपर शामिल नहीं है। टैक्स वाला कह रहा है उसको और कटाओ, तो हम माइनस करें, कितना माइनस करें? एक बेवकूफाना सवाल पूछता नीचे 650 क्यों था? वो एजेड था, ये फॉर द ईयर क्लियर है जी। और ये फॉर द ईयर डिफरेंस क्रिएट होते 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 आखिर में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑनलाइन वालों और तुम सबको ये बात क्लियर है? खुदा के वास्ते इसको लॉजिकली समझो भाई। ये तुम्हें बताया भी है कि लायबिलिटी के कम होने का मतलब क्या है कि पिछले साल की पेमेंट इस साल हो रही है जो कि इस साल का एक्सपेंस नहीं होगा, तो हम उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स वाला कहता है मेरी नजर में वो क्या है? एक्सपेंस है। तो सर हमने ये माइनस किया, सर ये 50,000। चलें जी, अब इसके बाद सर ये भी डन हो गया, बताएगा क्या नहीं है ये? तो खैर हो गई, अभी बता दे। अच्छा भाई इधर वो कह रहा है कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस है, हमारा एसेट है। मुझे एक बात बताओ, पहले बैलेंस शीट में तो ये पिक करूं 350। अच्छा ये तो अकाउंटिंग बेस होगी, इसकी टैक्स बेस क्या होगी शामिर? टैक्स बेस क्या होगी? नहीं होगी, जितना पे किया वो टैक्स बेस होगी। गलत देखो जानी, ये क्या कह रहे हो? टैक्स बेस जीरो होगी, रीजन बीइंग कि वो पेमेंट बेसिस पे ही एक्सपेंस मान लेता है, उसके लिए एसेट है ही नहीं, उसके लिए आज तक एक्सपेंस है। जब मैं कह रहा हूं उसके लिए आज तक एक्सपेंस है, तो आज तक की टैक्सेबल इनकम कम, तो टैक्स भी अकाउंटिंग का टैक्स पहुंचने के लिए ऐड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी। तो सर आपने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर ली, कोई पंगा? चलें जी, वेरी गुड। प्रियंका ये बता दो, 1.25 और 3.50 का डिफरेंस क्या शो कर रहा है? हाँ, और नहीं हुआ या कम हुआ? आप सही बोला। प्रीपेड के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि पैसे दिए गए हैं एडवांस की मद में ज्यादा, और एक्सपेंस तो वो तो एडवांस को एक्सपेंस मान लेता है, तो हम क्या करें? लेस करा देंगे। और लेस इसलिए कराएंगे क्योंकि वो एडिशनल एक्सपेंस दे रहा है, क्योंकि उसकी नजर में पेमेंट ही एक्सपेंस है। वेरी गुड यार। तो सर हम कितने से माइनस करें? तो ये डेफर्ड एक्सपेंस आ गया। अच्छा भाई ये डन हो गया। इधर अब आगे वो ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2018, लास्ट ईयर की बात है, कि कंपनी ने इंकर किया है रिसर्च एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹8 लाख। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा हम तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही इसको कटा चुके होंगे। अच्छा अब 2019 के आखिर तक बताओ। 2 सालों का माइनस होने के बाद होगा 6 लाख, 640। हाँ भाई 640। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये सही है टैक्स बेस? अच्छा अब सुनो, टैक्स बेस होने का मतलब ये कि वहां पे एक्सपेंस कम है, तो टैक्सेबल इनकम, तो टैक्स भी अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो पहुंचने के लिए ऐड, तो डेफर्ड एक्सपेंस के इसमें नहीं, उल्टा बोल रहे हो, इनकम वापस से। अच्छा देखो, अब जो बच्चा जैसे कल बाजवा, सुनो सुनो, जो जैसे कल बाजवा एक ब्लेंडर मार रहा था कि भाई जब एसिड होगा तो ये होगा, तो ये कर लूंगा, यहाँ फंस जाता क्योंकि यहाँ गेम उल्टी हो गई। अब वहां पे एसिड आ गया, यहाँ जीरो आ गया, तो फिर वहां पे खेलो ये शॉर्टकट वाला, सही है। अच्छा सुनो, वहां पे अमोर्टाइजेशन कम होने का मतलब ये है कि आज तक की टैक्सेबल इनकम ज्यादा रही है, टैक्स भी अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो वहां पहुंचने के लिए लेस किया होगा, तो डेफर्ड टैक्स इनकम उसके अगेंस्ट में एसेट। हमने ये एक साइड बुक कर लिया, ऐसा ही है। प्लीज सुनिएगा यार, ये रिसर्च भी आ गया हमारे पास। अब एक और चीज सुनो फोकस के साथ, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास सवाल के अंदर देखो भाई, मैंने यहाँ पे ये भी बुक कर लिया फॉर द ईयर का 80,000। चले जी, मेरे पास 2018 में, तुम लोग बताओगे, मेरे पास 2018 के अंदर कोई 37,500 का टैक्स लॉस पे डेफर्ड टैक्स एसेट है, इसको ग्रॉसअप करेंगे, तो क्या मुझे ग्रॉसअप करने के बाद मुझे टैक्स लॉसेस मिल जाएंगे? कितने आ रहे हैं? 150।
अच्छा 150 ये एक ही शर्त पे यूटिलाइज होगा जितना अवेलेबल होगा। अच्छा पर एक और चीज मुझे गाइड करो, आपने फिर इस क्लोजिंग की वर्किंग में इसको क्यों नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, वो इस साल यूज हो गया, इस साल खत्म हो गया, तो दैट मींस की क्लोजिंग में आएगा ही नहीं। वो इस साल पूरा एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया होगा। कैसे हुआ होगा अभी देख लेते हैं, आ जाओ। सर मुझे एक बात बताएं, अब यहाँ पे कंक्लूजन का टाइम है। मेरे पास टैक्सेबल इनकम ये आ गई, सही है, अकॉर्डिंगली मतलब इसके अंदर सब चीजें शामिल है ना टैक्सेबल इनकम में। क्या मेरी इस टैक्सेबल इनकम के अंदर, प्लीज सुनिएगा, क्या मेरी इस टैक्सेबल के इनकम के अंदर ये भी माइनस होना चाहिए था टेक्निकली 114? सही है। अब मैंने जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे कर दिया, इधर देखना, मैंने मेरे पास के 150 का बैलेंस अवेलेबल है, इतना ही का माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अच्छा अब जैसे ही माइनस हुआ तो मुझे एक बात बताओ, इसने किसी इनकम को टैक्स होने से बचाया जो कि होनी चाहिए थी? हमने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। कल ही कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई ये बेनिफिट पिछले साल का था, पिछले साल हम इनकम बुक करके ले चुके, इस साल अगर वो बेनिफिट दे रहा है तो हम इसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे। क्लियर है? चलिए जी ये आ गया। फिर मुझे एक बात पता लगी कि मैं 302595 के ऊपर टैक्स लगाने ही लगा था, तो मुझे याद आया कि एक और ऐसी इनकम है जो इस साल टैक्स नहीं होगी। वो कौन सी है? एसोसिएट वाली जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको कटा दो। पर टैक्स वाली तो टैक्स होगी, और डिविडेंड वाली टैक्स होगी पर डिफरेंट रेट पे होगी। मैंने दोनों को कटा दिया, मेरे पास वो इनकम आ गई जो सीधी सीधी 30% पे टैक्स होगी, 25% पे, सीधी सीधी कितने पे? 25% पे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आपने इस पे 25% लगाया, यही आ गया। क्लियर है ये? अच्छा जी, पर क्या ये सिर्फ आपका यही करंट टैक्स है या डिविडेंड पे भी है? आपने जो डिविडेंड था उस पे 10% ले लिया। क्लियर है? चलें जी, आपके पास कुल मिला के करंट टैक्स एक्सपेंस आ गया फॉर द ईयर ये, कोई मतलब? चलें जी इधर, अब मुझे एक बात बताओ, 41749 करंट टैक्स एक्सपेंस आ गया आपका नॉर्मल इनकम के ऊपर और डिविडेंड इनकम के ऊपर। क्लियर है? अच्छा भाई, क्या आप लोग ऊपर ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं कि फॉर द ईयर में डेफर्ड टैक्स कितना आएगा, किस पे क्या आएगा? ऐसा ही है? प्लीज कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा ताकि एक्यूरेट आंसर निकालें। इन सब का सम बताओ, सिर्फ ये जो 1 2 3 4 5 6 चीजों का। हो ही नहीं सकता। 8 9 यही है। अच्छा अब ये कह रहे हैं ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके ऊपर 25% के हिसाब से डेफर्ड टैक्स। अच्छा व्हाट इफ मैं कहता हूं मुझे अगले साल का रेट पता है, फिर डेफर्ड टैक्स पे फिर उसमें भी एक परमानेंट डिफरेंस आता, तो याद करो सवाल किया था ऊपर, सब पे डिफरेंस आता, याद करो हमने किया भी ऐसे बिल्कुल इधर। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे 25% कितना? अच्छा भाई इस पे आ गया आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। पर सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आप इस पे भी बुक करेंगे 114 के पे 15%, इस पे अलग से बुक होगा। 17 कुल मिला के, यानी कुल मिला के 241451। सर क्या ये 241451 आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया नेट? इसके अंदर 15% वाला भी शामिल है, 25 वाला भी शामिल है, ऐसा ही है? चलिए यानी जो इनकम इस साल के हिसाब से अकाउंटिंग के लिहाज से टैक्स होनी चाहिए थी वो सारे मंजन इसके अंदर मौजूद है, कोई पंगा? चलिए जी, आपने ये टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा भाई अब मैं क्या ये कह सकता हूं ये वो वाली अमाउंट है जो मेरे पीएनएल में जाने के लायक है, ऐसा ही है? चलें जी, अब मैंने सिंपल ये किया कि 1.2 मिलियन का 25% ही अकाउंटिंग टैक्स पिक किया। अच्छा अब एक और चीज बताओ, क्या ये 3 लाख रुपए पीएनएल में लेके जाऊं या करंट और डेफर्ड का सम? करंट और डेफर्ड का सम। अच्छा जी, अब मैं अगर ये बात कहूं कि मेरे पास करंट टैक्स भी गिवन है, डेफर्ड गिवन है, ये रहा, सर ये मैच नहीं हो रहा ड्यू टू परमानेंट डिफरेंसेस। दो डिफरेंसेस हैं, डिविडेंड और अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड ऊपर इनकम में शामिल था,
तुमने उसके ऊपर स्ट्रेट 25 लगा दिया, नीचे कितने पे 10, 10 पे 15 से कटा दें, सही है 15 से कटा दिया, क्लियर है, इधर 15 से कटा दिया, इधर यार बाबू इधर सवाल पे ध्यान दो इधर। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, एसोसिएट की इनकम ऊपर शामिल है और वो टैक्स हुई है 25 पे, नीचे 15 पे, कितने से कटा दें, 10 से, हमने कटा दिया, तो क्या ये रिकॉर्ड मैच होती है? चलिए यानी सर अब हमारे पास 2019 का एजेड भी क्लोज हो गया, फॉर द ईयर भी क्लोज हो गया। यहां तक कोई इशू ऑनलाइन वालों? ये सवाल तुम्हारे लिए खैर एक बेंचमार्क सवाल है, इसमें सारे मंजन है क्या? अच्छा जी, अभी तो बेटा मैं इस पे लीज पे आऊंगा ना, मैं लेता हूँ, रुक जाए 1 मिनट। अभी तो मैं अभी कंसोल का सवाल लूंगा ना, उस पर लेता हूँ तुम्हारे को, देखो तो सही। तो ये तो अच्छी बात है यार कि तुम लोगों ने किया, वेरी गुड। मतलब नहीं कसम खुदा की, मतलब इस पे खुशी हुई। जलील अलग करता हूँ तो मैं, वो अलग बात है, वो डिजर्व करते हो, अलग ही सही है। रीवैल्यूएशन वाले डेफर्ड टैक्स के, हाँ मैं वो भी दे दूंगा आपको। चलिए जी भाई 2019 डन। अगर किसी को देखना है ये बैलेंस शीट वाला मंजन तो ये भी देख लो। जानी डन है, पक्की बात है। चलें जी इधर फोकस के साथ। अब सर ये हो गई यहाँ पे कहानी खत्म, सही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास प्लीज यहाँ सुनिएगा, आपको आज मैच भी करके दिखाएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये सही है जी। यानी अब इस साल की कहानी चोरंगी शुरू होगी और फिर क्लोजिंग पे जाके रुकेगी, सही है जी। अब प्लीज आप इधर देखेंगे, ताकि देखो यार ये ऐसा सवाल है, सोल्यूशन भी इसका बहुत ही यूजर फ्रेंडली है कि आप हर चीज मैच करोगे। और प्लीज इसको अच्छे से करना वापस से एक और बार, सही है जी, ताकि मतलब मैं बता दूं इसमें 1 हफ्ता लगा था बनाने में, क्योंकि ऐसी बात है चीजें मैच करना, क्योंकि मुझे पता है कुछ ऐसे चस्सी हैं जो भागते हैं सामान से आगे, सही है जी। इधर चलो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। अच्छा जी, अच्छा भाई राफी कह रहे हैं सर एसिड वाले में, रिसर्च वाले में आपने एसिड क्यों किया? देखो सुनो मेरी बात, हमें पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से IAS 38 तुम्हें कहता है रिसर्च एक्सपेंस आउट, तो हमारे पास तो कोई एसिड है ही नहीं। वो कह रहा है कि मैं इस रिसर्च को वन टाइम एक्सपेंस नहीं कह रहा, 10 सालों में अलाउ करूंगा। क्लियर है अब्दुल राफी? और अहमद शेरियार, मैंने लीज में ये कहा था कि अगर आपके पास बार्गेन परचेज ऑप्शन होता है तो आप उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो यूजफुल लाइफ में करते हैं, सही है जी। ये मैंने बता दिया था पहले ही। चलिए जी आगे जानी, फोकस, अगले साल की वर्किंग करते हैं, वही सीक्वेंस शुरू करेंगे। देखो मैंने तुम्हारे सामने की बात है, मैंने कोई इधर उधर की वर्किंग नहीं की, एडजस्टमेंट वाइज किया था। एक एडजस्टमेंट सारी चीजें क्लोज, एक एडजस्टमेंट सारी, अब जब अगले साल की वर्किंग करूंगा तो वही एडजस्टमेंट वाइज करते हैं, सही है जी। आ जाए, मैं सबसे पहले पीपीई पे आ गया। इधर पहले तो मुझे एक बात बता दो, पीपीई का ओपनिंग और क्लोजिंग तुम्हें दोनों पता है, यस और नो? पीपी क्लोजिंग दोनों पता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पता है। चलें जी वेरी गुड। हमने सिंपल एक काम किया सर, इधर देखें, ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग भी आपको सवाल में गिवन है। चलें जी, आपको वो क्या ये रहा है, प्लीज सुनिएगा आप लोग यार इधर, आपको वो क्या ये रहा है कि इस साल आपका री वैल्यूएशन सरप्लस इतना है, इसकी तुम लोगों ने एंट्री बनाई होगी पीपी डेबिट री वैल्यूएशन सरप्लस। तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है कि इक्विटी में हर चीज आफ्टर टैक्स जाती है, इक्विटी में हर चीज। अच्छा पर मैं तुमसे ये पूछता हूँ, ये इनकम कहाँ बुक हुई है इक्विटी में, तो इसका टैक्स भी कहाँ बुक होगा? अब लॉजिकल सी बात है, एक चीज पीएनएल में गई नहीं है, हमने बहुत बार डिस्कस की है चीज, एक चीज अगर पीएनएल में गई नहीं तो उसका टैक्स कैसे दिखा सकते हो? तो अब ये अगर गया है इक्विटी में यानी ओसीआई में, तो उसका टैक्स भी कहाँ दिखाऊंगा? ओसीआई में। हम इसकी पीएनएल में प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, हमने किया भी था एक सवाल कि जिसमें ओसीआई रिलेटेड टैक्स माइनस किया था। क्लियर ऑनलाइन में? जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ आती है? हमने जैसे ही अमाउंट देखी, प्लीज सुनना, हमने जैसे ही ये अमाउंट देखी तो मैंने इसके ऊपर एक एंट्री बना दी, मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि मुझे पता है कि इनकम अगर कहाँ गई है इक्विटी में तो इसका डेफर्ड टैक्स भी, क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर मुझे फ्यूचर में टैक्स देना है।
क्लियर है? चलें जी, तो मैं आपके सामने यहाँ पे अगर देखूं तो मेरा सरप्लस का बैलेंस ये है फॉर द ईयर का। इसके ऊपर जरा अब 30% पे बुक करूंगा ना, यही आ रहा है। इसका 30% कितना है? 799। ये रहा। मैं तुम्हें इसकी लॉजिक दे रहा हूँ, प्लीज पिक करना, नहीं समझा तो हाथ के हाथ पूछना। मैंने यहाँ अलग से इसलिए पार्क किया क्योंकि मैंने तुम्हें शॉर्टकट सिखाया है। जब तुम जानी ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हो ना, तो तुम्हें फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स मिल जाता है, पर वो फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स तुम्हें पीएनएल का चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा एक और बात सिखाओ मुझे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स के अंदर वो वाला डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी होगी जो सरप्लस पे? नहीं यही बात समझ भाई, इस क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स के अंदर, इस क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स के अंदर भी तुम्हें बैलेंस शीट से प्रूव भी करके दिखाऊंगा। इस क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स के अंदर क्या ये मानते हो इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर वो वाला डेफर्ड टैक्स भी होगा जो पीएनएल से क्रिएट नहीं हुआ, ओसीआई से क्रिएट हुआ है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेके फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालोगे तो तुम ये बता रहे होगे कि वो भी पीएनएल में बुक हुआ है, जबकि हुआ। तो अगर एक लॉजिकल सी बात है, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस में से ये खुद ही माइनस हो जाएगा, और जो अब बचेगा वो प्योरली किसका होगा? पीएनएल का। पहले बताओ सारे बच्चों, तुम सबको ये बात क्लियर हुई? ऑनेस्टली बताओ, क्लियर है ये बात? देखो सिंपल सी बात है, मैं ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस फॉर द ईयर होता है ना, मैं कह रहा हूँ फॉर द ईयर तो बुक होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ये भी तो देखो, क्लोजिंग के अंदर कुछ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐसी भी है जो कहां से क्रिएट हुई है? ओसीआई से। तुम अगर डिफरेंस लोगे तो उसके अंदर पीएनएल की भी आ रही होगी, ओसीआई की भी आ रही होगी, तो उसमें से ओसीआई की अलग करनी तो यहाँ अलग से पार्क करो, तो जो बच जाएगी वो किसकी होगी? पीएनएल की। ऑनलाइन वालों ये सबको क्लियर है जी? बिल्कुल बोल रहे हैं, ऐसे ही एफएआर 1 में हमने एडजस्टमेंट की थी, जो बैलेंसिंग फिगर उसमें करते हैं ना सिंगल एंट्री में अलग अलग। चलें जी, इधर भाई आ गया सरप्लस हमारे पास। चलें जी प्लीज आगे। अब सर यहाँ पे तुम खाली मुझे गाइड करो, प्लीज सुनना। ओपनिंग आ गया, सरप्लस आ गया, सुनना। क्लोजिंग मुझे गिवन है, मैं बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन निकालने लगा था, मुझे याद आया डिस्पोजल हुआ है। अच्छा अब ये अकाउंट दिया हुआ है बुक वैल्यू पे, तो जाएगी भी यहाँ से बुक वैल्यू। तुम लोगों ने बुक वैल्यू निकाली है? चलो फिर दस्ती बता दो बुक वैल्यू। हाँ, जिस दिन डिस्पोज हुआ है। ऑनलाइन वाले भी बताया, मैं वेट करूं पहले, जल्दी से जानी डिस्पोजल की। ये सबसे पिक हो गया था, माइनस नहीं किया ना बंगी तूने? डबल 5138 525138 यही है। अभी क्या बन मारा था इसमें इधर? अच्छा भाई इधर जल्दी 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 पहले बताओ, क्या ये कैरिंग अमाउंट निकाल ली थी? देखो सिंपल एक काम करना है ना, आपके सामने पूरी वर्किंग की हुई है। इधर मुझे पता था अजीब से मुंह बनाओगे इसलिए। इधर अब सुनो, आपने 2016 के जुलाई में इसको खरीदा है, 17 के। आपने 6 महीने का डेप्रिसिएशन बुक किया, बुक वैल्यू आ गई। प्लीज सुनना यार जाने, इधर आ गया। फिर इस पे पूरे साल का, फिर बुक वैल्यू, फिर पूरे साल का बुक वैल्यू, साल के शुरू में आ गए, और फिर 3 महीने का बुक किया और ये आ गया। सही है जी? इसका शॉर्टकट है ना? नहीं नहीं नहीं, इसका देखो, पहले शॉर्टकट लगाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले तो 6 महीने धक्का देके आगे लाना पड़ेगा और फिर एक साल। सही है जी? अगर ये स्ट्रेट लाइन होता ना तो डिवाइड करके तक आंसर आ जाता। सही है जी? पर शॉर्टकट भी देख के लगाना है। सही है जी? अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताएं, जानी सुकून से इधर इधर हमें बैलेंस शीट पीएनएल साथ साथ लेके चलना है। इधर सुनना, अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछ रहा हूं तो प्लीज मुझे सुकून से एक बात बताना, इधर तुम्हारी नॉलेज के लिए। इधर सुनना, मेरे पास ये डिस्पोजल आ गई, क्या इसको अपने अकाउंट से निकाल के फेंक दूं? चलें जी, हमने यहाँ पे प्लीज सुनिएगा, हमने इसको यहां से निकाल के कटा दिया अपने पास से, ये रहा 225138, ऐसा ही है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ओपनिंग भी है, सरप्लस भी है, क्लोजिंग भी है, डिस्पोजल भी है, बाकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, क्योंकि अगर कुछ मूवमेंट बचती है तो वो इसी की होगी। कोई पंगा? चलें जी, हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल लिया। शॉर्टकट ये था इनाम कि आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन बुक करें और फिर जो बुक वैल्यू आई ना, आपको पता है कि उसका 85% मुझे चाहिए,
और 85% की पावर 2 करें तो आपकी वो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। सही है, सुनो मेरी बात इधर जानी, खाली इधर देखना तुम लोगों ने। मुझे एक चीज समझाओ, क्या इसके अंदर नॉर्मल पीपी और सरप्लस दोनों का बैलेंस है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, वहां पे भंड मारेंगे आप। सही है जी। इधर मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर नॉर्मल पीपी सरप्लस दोनों का बैलेंस है? कैसे सरप्लस का बैलेंस है? सर आप ही ने बुक किया इस साल, आप ही ने बुक किया, तभी क्लोजिंग में होगा, और इसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अगले साल देखा जाएगा, क्योंकि इस साल तो साल के आखिर में हुई है रिवैल्यूएशन। यानी सर आप सब ये बात मानते हैं कि इसके अंदर सरप्लस का बैलेंस ऑलरेडी एम्बेडेड है, और जब मैं बैलेंस शीट अप्रोच में यूज करूंगा इसको, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि उसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स आएगा। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलिए जी, क्योंकि ये फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है। सही है जी, आगे सुनिएगा जानी इधर। पर मैं अभी 2020 की इसकी भी वर्किंग करूं, यही है? हाँ भाई, कोई मसला है क्या? डायरेक्ट शॉर्टकट निकाल दिया, 6 महीने वाला भी डायरेक्ट तो बन मार दिया ना, कैद हो गई ना। सही है, कौन सा वाला? पता नहीं, ये इतना लंबा फॉर्मूला है। अबे ये वही तो कर रहा है, 6 महीने आगे लाके फिर एक साथ वो फिगर ले रहा है, वही तो कर रहा है ये। हाँ हाँ, इधर अच्छा सुनो मेरी बात इधर। अच्छा भाई, अब सर आपने पीपी का टैक्स बेस का ओपनिंग निकाल लिया, ये ओपनिंग क्या तुम पिछले साल से लेते हुए आए थे जो हमने यूज किया था? अच्छा, अब तुम मुझे एक बात समझाओगे प्लीज इधर, क्या आपको ये बात पता है कि इसके अंदर आपके पास, प्लीज सुनिएगा सुकून से, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो पीपी आपने बेचा है उसकी टैक्स बेस अलग होगी डिस्पोजल डेट पे। चलो फिर मुझे इस पे गाइड कर दो कि भाई उसकी अमाउंट कितनी है? 1915। तो ये अलग क्यों है? 20% पे। चले जी, यानी ये 6 महीने ये अमाउंट आ गई, ये पूरा साल ये अमाउंट आ गई, ये पूरा साल ये अमाउंट आ गई, फिर कितने महीने बुक हुआ? 3 महीने, तो आपके पास ये आ गई 191520। मोहम्मद राफी कह रहे हैं कि डायरेक्ट शॉर्टकट से कर रहे हैं तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है। नहीं जानते शॉर्टकट गलत तुम्हारा, अब ये तो नहीं कर सकता मैं कैलकुलेटर चेक करूं तेरा। यानी सिंपल रखना यार, 6 महीने आगे लेके आओ, उसको आगे लेके आ जाओ, ये कैसा सवाल है? 1000 का डिफरेंस आ ही नहीं सकता ना, शॉर्टकट्स बने ही इसलिए ताकि वो एफिशिएंसी आ जाए उसके अंदर। ये कैसे हो कि मैं कैलकुलेटर में ये दबाऊंगा तो आंसर अलग आ रहा है? हो नहीं सकता। अच्छा भाई इधर अब मुझे एक बात बताएं, 191520 मैंने यहाँ पे पार्क किया इस अकाउंट में, और यहाँ से ये निकाल दिया। प्लीज सुनना, तुम्हें यहाँ पे टैक्स बेस्ड क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो अब यहाँ पे आप क्लोजिंग कैसे निकालेंगे? अब सुनो मेरी बात, डेप्रिसिएशन पर माइनस करते हुए एक चीज का ख्याल रखना, पहले इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू कटा देना और फिर स्ट्रेट सीधा चिपका देना, क्योंकि यहाँ पे सब पे रेट क्या है? सेम है। ये किसी ने पिक किया था, ये मंजन हो गया था। चलिए आपने सिंपल एक काम करना है, ओपनिंग से, अच्छा तो याद रखना ये चवल नहीं मारना कि इसमें से ये माइनस करा दो। ओपनिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस करोगे और उस पर चिपका दोगे कितना परसेंट? 20%, और फिर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इधर सुने, 448000 लेस, चेक कर लेते हैं जी, 201600 कितना आ गया? 42 कितना? 855। इधर आओ भी, जलील जलील होते होते ये इसको, ये ऐसा है आज के जरा छूट के निकल रही है इसको। इधर अच्छा भाई, 855680 सर, ये तो आ गया ओनली ऑन ओपनिंग। हाँ हाँ अभी रुक जा, अच्छा भाई सर आपने इसके बाद बुक कर लिया, ये जो आपने 3 महीने का डेपोजिट चार्ज किया था 10080 सर, तो आपने यहाँ पे 100 कितना आ गया भाई? जब भी ऐसा कोई दिमाग में ख्याल है ना, तो याद रखना मजदूर को खोदना और
सही है? नहीं पता, करके बताऊं? इधर ख्याल रखा करो मेरी जान, अभी तुम लोग इधर चले जी, इधर कोई मसला नहीं मेरी जान, तुम्हारा कसूर भी नहीं है, किसी और का है। इधर अच्छा भाई, सर ये हमने यहाँ पे पार्क कर लिया, सही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग में से आपने डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल माइनस किया तो क्लोजिंग आ गया, सही है जी। किसी ने सही किया था ये? हाँ? तो एक मिस कुछ नहीं होता, गलत तो गलत होता है। चले जी। अच्छा भाई अब सुनो एक बात, अब आपके पास पीपी का क्लोजिंग बैलेंस भी अवेलेबल है, फॉर द ईयर भी अवेलेबल है। फॉर द ईयर के लिए एक चीज का ख्याल रखना, आपने गेन ऑन डिस्पोजल भी एडजस्ट करना होगा, सही है जी। अच्छा प्लीज आप फोकस करें इधर, मुझे आप एक बात बताएं, क्या मेरे पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मौजूद है? यस। अच्छा भाई, तो मेरे पीएनएल के अंदर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मौजूद है वो है 991661, ऐसा ही है ना? 991661 यही था ना बैलेंसिंग फिगर, यही था, यही मौजूद है। अच्छा टैक्स वाला कहता है होना चाहिए 865760, यानी वो कह रहा है कि भाई मेरी नजर में कम है, तो वो एड बैक करवा रहा है। अच्छा भाई तो मुझे बताओ कितने से एड बैक? 125, यही है। जब इसको ऐड किया तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स पहुंचने के लिए लेस, तो डेफर्ड टैक्स इनकम ये रही जी, इसमें कोई पंगा? अच्छा भाई हम लोगों ने यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल की भी वर्किंग की हुई है, इसके ऊपर गेन ये है, इसके ऊपर गेन ये, मेक सेंस के आना भी चाहिए, क्योंकि दोनों की कैरिंग अमाउंट अलग अलग है, आज जितना भी बुक हुआ होगा सेटल हो जाएगा, सही है जी। तो टैक्स वाला कह रहा है मेरी नजर में गेन ज्यादा है, तो वो एड बैक कराएगा, फिर डेफर्ड टैक्स इनकम। चलिए जी, चलिए जी चेक कर लेते हैं, यही है। चलें जी भाई, पीपी क्लोज हो गया, पर पीपी पीएनएल क्लोज हुआ है, बैलेंस शीट अभी देख लेते हैं, आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ जी, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर, इधर देखें, गेम खाली समझें, मैंने यहाँ पे पीपी में से रीवैल्यूएशन को अलग कर दिया, रीजन ये नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, एक बात है, मैं साथ भी रख सकता था, जो फॉर द ईयर का पीएनएल में चार्ज आएगा ना, वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा, चेक कर सकेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग सही है, सही है जी। मैंने देखो अलग साथ रखोगे कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको ये भी पता है ना कि भाई, अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिखा भी देता हूँ, इसकी टैक्स बेस आपने खुद निकाली थी, अकाउंटिंग बेस आपको गिवन थी, आपको पता है टैक्स बेस कम होने का मतलब ये है, प्लीज समझिएगा, टैक्स बेस कम होने का मतलब ये है कि आपके पास आज तक वहां एक्सपेंस ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम, टैक्स भी कम, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा, तो वहां पहुंचने के लिए ऐड करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के इसमें लायबिलिटी, आपने इस डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की, ऐसा ही है। अच्छा अब प्लीज एक काम करिए, सर मुझे एक बात बताएं, ये तो सिर्फ आ गया किसका, उस एसेट्स का जो कि कैरिंग अमाउंट वाले हैं, पर आपके पास क्या आपको ये पता है कि आपने सरप्लस पे भी एक पीपी की कैरिंग अमाउंट है जिसको वो मानता नहीं है, इसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होगी, पर वो कहां से बुक होगी जानी? ओसीआई से। समझाने का मतलब यह है कि ये लायबिलिटी तो है, तो जब आप क्लोजिंग निकालेंगे तो क्लोजिंग के अंदर इस पे भी डेफर्ड टैक्स होगा, पर वो कहां से क्रिएट हुआ होगा? ओसीआई से। तो सर देखें इसकी लायबिलिटी आ रही है 79950, क्लियर है? चेक कर लो ये, कोई मसला नहीं होगा, अलग अलग ना दिखाओ एक साथ दिखा दो तब भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हो जाएगी, सही है। अलग अलग दिखाने की एक वजह बताता हूँ, आप सुन लो आज, अलग अलग दिखाने की वजह ये, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपकी ये जो टैक्स बेस है ये ज्यादा होती, सुनो मेरी बात है सब, अलग अलग दिखाने की वजह बता रहा हूं तो फोकस होकर सुनना, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपकी टैक्स बेस होती ज्यादा, तो आपका वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक हो रहा होता और सरप्लस पे लायबिलिटी होती, तो वो नेट हो जाती, बात आई समझ? समझो मेरी बात, मैंने कहा टैक्स बेस अगर होती ज्यादा तो आपको फिर पता है वहां पे आज तक का एक्सपेंस कम होता, तो टैक्सेबल इनकम क्या होती? ज्यादा, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो पहुंचने के लिए तुम डेफर्ड टैक्स इनकम एसेट बुक करते, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि सरप्लस पे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती ना, तो वो उसके अंदर नेट हो जाती है।
नेट आंसर तो सेम आता है, पर वो नेट हो जाती है, मैंने अपने हिसाब किताब के अलग रखी है। साथ रखोगे तो भी कोई पंगा नहीं है, क्योंकि आपको पता है सरप्लस एक ऐसा गेन है जिसपे आगे जाके टैक्स देना है, जिसके ऊपर टैक्स बनता इस साल पर कहाँ बनता है, इक्विटी में। तो हमने बुक कर लिया इसको। क्लियर है? इन्होंने बोला कि भाई सर आपने इसको अलग क्यों किया, आप इसके अंदर ऐड ही करके रखते हैं ना। जैसे ये वाली अमाउंट आ रही है, ये वाली पीपी की जो अमाउंट आ रही है फंसी 34222720, इसके अंदर सरप्लस भी है, मैंने इसको अलग कर दिया है। सही है? चलिए जी भाई, ऑनलाइन वाले यहां तक कोई इशू जल्दी बता दो भाई। चलिए जी सर, हमने यहाँ पे इसको कंक्लूड किया, ये आ गया, ये भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हुई है। प्लीज देखिएगा, ये भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हुई है। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कहाँ से बुक हुई है? ओसीआई से। आप देखें जरा वाज़ेह तौर पे, मैंने इसको, अच्छा ये क्लोजिंग में तो शामिल होगी क्योंकि क्लोजिंग की वर्किंग में तुमने डाली है, ऐसा है नशइयों? ऐसा है ना कि ये क्लोजिंग में शामिल होगी, पर तुमने देखो उसको अलग से यहाँ डाल दिया ताकि ये पीएनएल में पार्ट ना हो। क्लियर है? इम्पैक्ट खत्म करने के लिए। चलें जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, आगे हम फिर आ गए किस पे भाई? और लीज की वर्किंग पे। ये आगे भाई दूसरा मंजन। सही है? अब इधर, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे सर, जुलाई से दिसंबर फिर इंटरेस्ट बुक होगा, सही है, और फिर जाके रेंटल की पेमेंट होगी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले मैं वापस से जनवरी से जून का सेम इंटरेस्ट बुक करूं? अब पूरे साल का हो गया, क्योंकि रेंटल है एनुअली, नॉट सेमी एनुअली। ऐसा ही है? आगे अब मुझे एक बात बताओ, आपका जो भी रेंटल था उसमें से ये एक माइनस कर दें, 179,447। ऐसा ही है? वेरी गुड, आई लाइक दिस। इधर अच्छा भाई, आपने इसमें से ये माइनस किया, आपको ये पता है, प्लीज सुनिएगा, आपके पास ये अमाउंट आ गई है जुलाई के शुरू में, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट, पक्की बात है, आपने फिर बुक किया ये। सही है? अब नहीं भूलते तुम लोग ये सेमी एनुअली एनुअली क्या होता है। सही है? इधर अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ आगे सर, ये तो हो गई बैलेंस शीट की कहानी, यानी हम बैलेंस शीट की वर्किंग्स हो गई हमारे पास, अब पीएनएल देखते हैं। आपने क्या इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? आपने इंटरेस्ट इतना बुक किया। अच्छा अब इंटरेस्ट, अब सुनिएगा इंटरेस्ट बताओ क्या क्या होगा, प्लीज फोकस। हाँ, एक होगा 51458 और 40691, क्योंकि इस साल की चौरंगी में मैंने डाला हुआ है। सही है? इन दोनों का सम होगा। ऑनलाइन वाले क्लियर है ना? ये वाला इंटरेस्ट, ये दोनों का सम होगा फॉर द ईयर का इंटरेस्ट। ये भी गलत किया गया तुम लोगों ने। अरे सीख जाएगा, क्या हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ ये चीज, आई लाइक इट, आई लाइक इट, थिंग्स आर चेंजिंग ग्रेजुअली। अबे अच्छी बात है भाई, अभी वैसे ही बच्चे बोलोगे संभल नहीं रहे। अच्छा जी इधर सुनो। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, इधर माशाल्लाह बोलना चाहिए। अच्छा भाई, अब इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, क्या अकाउंटिंग एक्सपेंस खत्म? चलिए जी अब सुनो, टैक्स वाला कहता है कि भाई हम सिर्फ रेंटल, और कहाँ गए एक्सपेंसेस? पहले था खाने, अब वो कोई चक्कर नहीं है। चलें जी, यानी अब आपको पीएनएल की एडजस्टमेंट मिल गई, आपको ये डिफरेंस मिल गया। अच्छा टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मेरी नजर में एक्सपेंस कम है तो वो एड बैक करवा देगा, ऐसा ही है? पर देखो अकाउंटिंग के लिहाज से वो सेविंग थी, तो उस पर क्लेम करनी है तो डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूं, ऐसा ही है? आप क्या ये अमाउंट 76786 एड बैक करवा देगा वो? और इस पे आपने क्या बुक कर लिया? डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि आपकी नजर में एक एक्सपेंस था जो कि वो एक्सपेंस होने नहीं दे रहा, तो उसकी सेविंग क्लेम करने के लिए क्या बुक करेंगे? डेफर्ड टैक्स इनकम पर शॉर्टकट देखें तो ऐड किया तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स पहुंचने के लिए लेस, तो डेफर्ड टैक्स इनकम उसके अगेंस्ट में एसेट। चलें जी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट बेहतरीन बेहतरीन शर्जील, बिल्कुल ऐसा ही है।
सवाल में मेहनत है जी। जी जी, एक मिनट बात है नहीं। किसमें ऊपर वर्किंग में? पर ऐसे नहीं ना, नेटिंग पे चलो कोई खैर है, चलो नेट इफेक्ट तो सेम आएगा, पर याद रखना इसको। नेट पे देखो मसला यही है, आप बाकी हर जगह के अपोजिट हो, वो ऐड लेस वो दिमाग खराब हो जाता है उसमें। सही है जी, ये खाली आप याद, आपने खाली वर्किंग करनी है साइड में और चिपका देना। सही है इधर। अच्छा भाई अब इधर, अब मुझे एक बात बताओ भाई, हमारे पास एडजस्टमेंट वाइज अगर हम चलें तो सर पहले इसको बैलेंस शीट में भी पार्ट कर लेते हैं। इधर देखिएगा, आपके पास ROU है आई थिंक 1.5 ईयर के डेप्रिसिएशन के बाद है 1.5। हाँ, ये आ गई अमाउंट और ये आ गया इंटरेस्ट पेबल। हमने सेम कहानी की वैसी जैसे हमने प्रीवियसली बुक की थी। क्लियर है? अच्छा भाई, अब सर इधर देखें जानिए प्लीज, इधर फोकस के साथ। हाँ, अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। होपफुली आपने वर्किंग की होगी इसके आगे की। अच्छा अब इधर देखना जानिए प्लीज, P&L बनता है फॉर द ईयर का। सही है, बैलेंस शीट बनती है एज एड की। आगे सुनिएगा सर, हमने इस वाली कंपनी ने फिर प्रॉफिट कमाया होगा और डिविडेंड लेस हो गया होगा। क्या आप लोगों के पास यही इक्विटी आ रही है? अच्छा जी, आपकी इक्विटी ये आ गई। अच्छा अगर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछूं, मैं आज तक का अनडिस्ट्रीब्यूटेड निकालना चाहूं तो मैं एक्विजिशन से यहां आऊंगा, और फिर इस साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो मैंने रियलाइज किया होगा वो पिछले से माइनस कर लूं। बात क्लियर है ना ये? चलें जी, आपने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। आपके पास क्या मिल गया आपको? कुल मिला के 1.3 मिलियन फॉर द ईयर का। ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, अनरियलाइज है। फॉर द ईयर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इस साल गया होगा। आज तक तो पूरा मिला दो क्या आ जाएगा। अब एक और चीज सुनो, आपने 390 का शेयर निकाल लिया। सही है, तो ये 45 क्या है? डिविडेंड। अच्छा फिर मैं तुमसे दोनों चीजें पूछता हूँ, क्या ये डिविडेंड और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों तुम्हारे P&L में? अच्छा, ये तो अनरियलाइज है, ये भी अनरियलाइज है, यानी पैसे नहीं आए ना दोनों केसेस में। अच्छा जी, पहले वाले का मंजन ये है, प्लीज समझिएगा जानी, पहले वाले का मंजन ये है कि तुम्हें अब पता लग गया है कि अब ये जो तुम बेचोगे उसको आगे जाके फ्यूचर में, किसको? इन्वेस्टमेंट को, तो उस पर जो कैपिटल गेन आएगा वो 20% पे टैक्स होगा। ऐसा ही बताया और ऑलरेडी नोन इन एडवांस। तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर जो मैं डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा वो 20 से करूंगा? भाई ऑनलाइन वाले ये बात समझ आई कि इसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स बुक, देखो टैक्स तो नहीं होना, ये बात तो तय हो गई है, इस साइड टैक्स नहीं होना। तो ये जब भी टैक्स होगा इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स कितना बुक करूंगा? 20%। क्योंकि इनकम इस साल के टैक्स बनता भी किस हिसाब से? इस साल के हिसाब से। क्लियर है? अच्छा जी, तो मैंने एक काम ये किया, इधर देखिएगा, 390 को माइनस किया, डिविडेंड को माइनस किया। सही है, ये मैंने इसमें परमानेंट डिफरेंस क्यों लिखा है? आगे जाके एग्जाम हो जाएगी तो आज टैक्स बुक करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब जब अगले साल रिसीव होगा तो ये टैक्स से पाक साफ होगा। ऐसा ही है, तो हमें इसके ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा? परमानेंट डिफरेंस। अब यहाँ पे रुक के एक चीज सुनना, जब टैक्स रेट की बारी आई ना तो मुझे एक चीज याद आई कि मेरे पास इसी कैपिटल गेन के ऊपर एक, ये तो इसमें गेम है, हो सकता है किसने पिक किया, हो सकता है ना किया हो। सुनना है, ये इसमें गेम की थी मैंने, जरा प्लीज सुनना। आपको ये पता है कि इस ओपनिंग के अंदर वो जो अनरियलाइज गेन है वो 15% है। अच्छा तुम इस साल का 20 पे बुक कर रहे हो तो पिछला तो 15 पे ही है, उसको भी किस पे लाऊंगा? 20 पे लाऊंगा। और एक और चीज इसमें गेम की है, इसके अंदर जो बकाया डेफर्ड टैक्स है ना उसको कटा के उसको उठा के 25 से 30 पे लाओगे, यानी एक को 15 से दो परमानेंट डिफरेंस आएंगे, एक बाकियों पे और एक इस पे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलें जी, अब एक एक करके बताओ सर, इसमें से मुझे कैसे पता लगे कि वो कितनी अमाउंट थी जिसपे टैक्स बुक हुआ है? पिछले साल बुक की थी। ऐसा ही है, मैं गया पिछले साल की बैलेंस शीट में, मैंने देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे तुमने 17100 बुक किया हुआ। क्या ये 17100 इस ओपनिंग में है? आपको पता है ये 15% पे,
इसको 5% बढ़ा दो, कितना आया? यही है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, सही है, तो 5700 आ गया, पर क्या ये ऐसी इनकम है जो पीएनएल में है या टैक्स इनकम है? टैक्स इनकम है, तो ये तो डेफर्ड टैक्स, अच्छा एक्सपेंस, सॉरी क्योंकि बढ़ाई है, क्या ये ऐसा एक्सपेंस है जो नॉर्मल पीएनएल का एक्सपेंस है या टैक्स एक्सपेंस है? तो आप इससे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बढ़ा देंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, नीचे टैक्स में तो ये होगा, ऊपर पीएनएल में तो परमानेंट डिफरेंस आएगा, कितने का? 5700 का। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलें जी, अब जब चेंज इन टैक्स रेट की बात कर ही रहे हैं तो बाकी मंजन में निपटा दो, सही है। अब इसमें से प्लीज 180201 में से 17100 माइनस करो, कितना आ गया? 163101। ये कितने पे? यही है। ये भी एक ऐसा एक्सपेंस है जो टैक्स वाला एक्सपेंस है, ऊपर पीएनएल में शामिल नहीं है, तो नीचे ज्यादा है ऊपर कम होगा, तो नीचे वाली अमाउंट सही है तो हम ऐड कर देंगे। कितना डिफरेंसेस आ गए? 2, और एक परमानेंट डिफरेंस तुमने देखा है जो वो था डिविडेंड का, बात क्लियर है? और एक और परमानेंट डिफरेंस आएगा एसोसिएट का जो 20 से 30 का डिफरेंस होगा, बात क्लियर है? 4 होगा टोटल, 2 ये 2 वो, सही है जी। चलिए जी, ऑनलाइन वालों कोई मसला? जल्दी बता दो भाई, क्लियर है? टोटल 4 डिफरेंसेस हैं, ऑल क्लियर जी। आगे अब मुझे एक बात बताओ भाई, जानिए इधर प्लीज सुकून से। सर अब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अगर पार्क करना है बैलेंस शीट में, देखो फॉर द ईयर तो मैंने बता दिया, जल्दी से मुझे बताओ आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर कितने की थी? 1750 की। इसके अंदर आप ये और ये ऐड करें तो आपको इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। 2 अनरियलाइज गेन ऐड करेंगे ना, या तो आज तक का कर लो या दोनों का अलग अलग कर लो, ये याद है? चलें जी, अब देख लेते हैं भाई कि इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट 2254,000 आ गया, वो एसोसिएट वाली अमाउंट चेंज ही नहीं हो रही क्योंकि वो कॉस्ट पे कैरी कर रहा है, वो बोल रहा है जब टैक्स होगा तब देखेंगे, और हम तो इनकम बुक करके टैक्स भी बुक किए जा रहे हैं, क्योंकि जब वो टैक्स मांगेगा तो रिवर्स करके इनकम बुक कर दूंगा, ऐसा ही है, लॉजिकल सी बात है। इधर अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कुल मिला के आज मुझे पता है कि आज तक उसने इनकम नहीं मानी, तो टैक्सेबल इनकम कम, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स पहुंचने के लिए आज तक ऐड किया होगा, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, उसके केस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कोई पंगा? चलें जी, वेरी गुड। अब इसके बाद सर, अब मैं अगर बैलेंस शीट में देखूं जाके, अब तो रेंट वेंट की कहानी है ना। अच्छा भाई, अब रेंट देखो, मेरे पास रेंट पेएबल फिर कम हो रहा है, तो फॉर द ईयर के हिसाब से अगर सोचूं जानी मैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि इसका मतलब ये है कि पिछले साल की पेमेंट भी जिसको इस साल वो एक्सपेंस मानेगा हम नहीं मानेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो लेस करवा देगा? तो कितने से लेस करवाएगा? 250 से? सर इसने आपको 250 से लेस करवा दिया, हमने डेफर्ड एक्सपेंस बुक कर लिया, सही है जी। अच्छा भाई, पर अब हम यहाँ से बैलेंस शीट पे भी मेरे ख्याल से ये 4 लाख रुपए पार करूंगा, सही है जी। और मुझे पता है इसकी टैक्स बेस 0 की, क्योंकि आज तक उसने एक्सपेंस माना होगा, तो टैक्सेबल इनकम कम रही होगी, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा, तो आपने आज तक लायबिलिटी बुक की होगी, वो अकॉर्डिंगली बैलेंस चेंज होता रहेगा। आगे सुने सर, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 350 से 5 पे जा रहा है, पेमेंट ज्यादा है एक्सपेंस कम है। अच्छा, पेमेंट ज्यादा और एक्सपेंस कम होने का मतलब यही है कि आपके पास और एक्सपेंस दे रहा है वो, तो वो माइनस करवा देगा। अच्छा, माइनस करवाने का मतलब ये है कि टैक्सेबल इनकम कम, टैक्स भी, अकाउंटिंग का टैक्स पहुंचने के लिए एट डेफर्ड टैक्स जी। अक्रूड रेंट देख लो, आपने 650 की दी और 4 लाख रुपए आ रहा है, तो आपने पैसे दिए हैं ज्यादा, एक्सपेंस हुआ है कम, तो टैक्स वाला माइनस करवाएगा ना। लायबिलिटी में हमेशा रट्टा नहीं लगाना, बैलेंस शीट में आएगा, हाँ बैलेंस शीट में डेफिनेटली आएगा, बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी है ना, बैलेंस शीट में तो समझ आता है, पीएनएल में तो एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में तो देखो आज तक उसने क्या इसको लायबिलिटी नहीं माना, क्यों? क्योंकि आज तक उसने एक्सपेंस को भी, तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स पहुंचने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम, पर बैलेंस शीट में, आप पीएनएल में नहीं, बैलेंस शीट में,
सही है, बैलेंस शीट में सही कह रही हो, एसेट आएगा, देख लो ये रहा बैलेंस शीट में, देखो आपके पास एसिड आया हुआ है इसके ऊपर लैंड एक्रूड पे, सही है, बैलेंस शीट में तो सही, हम पीएनएल की बात कर रहे थे इधर। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे प्रीपेड भी क्लियर है, एक्सपेंस का किया था इधर। अब मुझे एक बात बताओ रिसर्च के लिए, अब तुम्हारे पास कैरिंग अमाउंट कितनी होगी टैक्स की 3 सालों के बाद, कितनी 560 होगी। अच्छा भाई ये आ गई आपके पास 560, यानी आज तक यहाँ पे एक्सपेंस कम है तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा, टैक्स भी अकाउंटिंग का टैक्स कम, पहुंचने के लिए लेस तो डेफर्ड टैक्स इनकम, उसके अगेंस्ट में एसेट। अच्छा भाई आपने कुल मिला के क्लोजिंग निकाल लिया 449580, सर मैंने ये क्लोजिंग यहाँ चिपका दिया 449580। अब मैं जो एक एक करके गाइड करूँ, क्या इसके अंदर सरप्लस से रिलेटेड है, सरप्लस से रिलेटेड डेफर्ड टैक्स है। अच्छा अब एक चीज सिखा रहा हूँ जो आप पिक करना है, इसको सुनना है इधर, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। ये पूरी लायबिलिटी, ये जो पूरी लायबिलिटी है मेरे ख्याल से इसके अंदर सरप्लस का भी इंपैक्ट है, चेंज इन टैक्स रेट भी है, ठीक है। तुमने क्रिएट ही, तो मैं सिखाया भी है, तुमने क्रिएट ही 30 पे किया है तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ज्यादा ही आएगा। वेरी गुड, पहले बताओ ये बात समझ आ रही है, तुमने क्रिएट ही 30 पे किया तो वो ज्यादा ही आएगा, डेफिनेटली ज्यादा आएगा। हम अलग से इसलिए करते हैं ताकि रिकॉर्ड में उसको एडजस्ट कर सके, बात क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, प्लीज सुनना खाली, मैंने आपको ये कहा कि चेंज इन टैक्स रेट का भी इंपैक्ट है और नॉर्मल भी है, सही है जी भाई। मैंने कहा इसके अंदर 3 चीजें हैं, सरप्लस का डेफर्ड टैक्स, चेंज इन टैक्स रेट का और नॉर्मल, 3 चीजें हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लूं अगर, तो मेरे पास कुल मिला के फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स आ जाएगा, उसमें से कुछ क्रिएट हुआ है कहां से, ओसीआई से, मैंने उसको अलग से दिखा दिया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा इन सेंस कि बाकी बकाया बच जाएगा। अच्छा जो बकाया बच जाएगा उसमें से कुछ चेंज इन टैक्स रेट भी है, मैंने देखो उसको भी अलग से लिख दिया, उसको भी अलग से लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, कि जब उसको भी अलग से लिख दिया तो अब जो बचेगा वो नॉर्मल बचेगा, मानते हो नहीं मानते इस बात को, कि भाई लॉजिकल सी बात है ना, क्लोजिंग में सब है, सरप्लस, चेंज इन टैक्स रेट, नॉर्मल। तो तुमने जब ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लिया तो तुम्हें पता लगा सब है उसके अंदर, आप सरप्लस का अलग से पार्ट करो वो कट जाएगा, आप चेंज इन टैक्स रेट पार्ट करो वो कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा नॉर्मल, जो हम उससे मैच करेगा, जो हमने फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट मारी। आओ जी बिस्मिल्लाह करके देखते हैं मैच करता है या नहीं करता इधर। अब मुझे एक बात बताओ प्लीज इधर फोकस के साथ, आपने ये निकाल ली टैक्सेबल इनकम, इसमें डिविडेंड वगैरह सब माइनस हुआ हुआ, सही है जी। अब इधर आपने करंट टैक्स एक्सपेंस बुक किया एट द रेट ऑफ 30%, ये आ गया। अच्छा फिर प्लीज मेरी बात सुनना, वो जो डिविडेंड है वो एग्जाम्प्ट है, अब नहीं होगा टैक्स, ठीक है। पिछले साल रिसीव हो गया था, इस साल रिसीव नहीं हुआ। अच्छा आप सुनना इधर, एक और मंजन ने 2 डिफरेंसेस और हैं, आपको उसने सवाल में लिख के दिया था कि कुछ ऐसे लीगल एक्सपेंसेस थे जो कि उसने डिसअलाउ किए, उस पर टैक्स दो। तो इस साल रिसीव नहीं हुआ ना, ये रहा जी, सब लिखा है मैंने, नहीं वापस से पूछ सकते हैं, हाँ जी आप बताओ। नहीं ना, तो रेट सेल्फ बताइए इसलिए रहा है कि अगले साल से एग्जाम्ड है। मुझे एक बात बताओ, चलो अभी तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ, मैं सुनना इधर, नहीं 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 इधर सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ ना, बताया मैंने तो इसकी थिंकिंग भी बताता हूँ। जवाब ये है आपके पास, आप नजूमी है कि आपको 2021 का पता होगा, 2021 में तो गए नहीं हो ना, दैट मीन्स कि लॉ पहले से ही पास हुआ है, तब बता रही है कि अगले साल एग्जाम कर, तो एग्जैक्टली तभी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अब लिखा हुआ नहीं है तो नहीं। देखो सीधी सी बात है, अगर वो आपको ये बता रहा तो क्यों बता रहा है, एग्जाम देखो रेट का पता होना, यहाँ ये तो पता नहीं कि एग्जाम है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, सही जी। तुम अगर ये कहते हो कि इस पे डिबेट है तो तुम्हारा आंसर सर्विस वाली अमाउंट अलग आ जाएगा, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट पक्के रखो बस, सही है। अच्छा जी आगे, अब मुझे एक बात बताओ भाई इधर, सर हमने यहाँ पे
40,000 रुपए पे टैक्स दे दिया क्योंकि वो मांग रहा है अभी टैक्स, ऐसा ही है। तो प्लीज देखो प्रायर ईयर का टैक्स है, यहाँ पे देख लेते हैं इसकी एडजस्टमेंट में क्या कह रहा था। ये लीगल एक्सपेंसेस थे 160 के जो हमने क्लेम किए थे वो अलाउ नहीं किए उसने, अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो याद रखना ये ऐसी चीज है जो ऊपर शामिल नहीं है, नीचे शामिल होगी तो इसके ऊपर भी एक डिफरेंस आएगा जिसका नाम होगा परमानेंट डिफरेंस। तो क्या 160 के ऊपर 30% कितना बनता है? कितना बनता है भाई? 48। अच्छा सही है ना, एक मिनट रुको, ये कौन सा साल उसे पर्टेन करता है? तो अब ये देखो ना, आपका ये कौन से सालों से पर्टेन करता है? पिछले सालों से। तो अब इसमें दोनों व्यूज ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली लेना, प्लीज सुनना। दोनों व्यूज इस तरीके से ले सकते हो कि भाई आपको जब एक बात ये पता है कि ये पिछले सालों से पर्टेन करता है तो टैक्स किस हिसाब से मांगेगा? पिछले साल के हिसाब से। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपील फाइल करता है कोई, तो वो यही बोलेगा हाँ तो भाई जिस साल का मसला था उसी साल के हिसाब से टैक्सेशन होगी। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है इसमें। तो इसमें आपने सिंपल सिंपल क्या करना पड़ेगा। और अगर सवाल में आपको लिख के देता है, बाज औकात आपको नोटिस आते हैं और नोटिस में ये भी कहा जाता है कि जो भी चीज पे होगी इस साल के हिसाब से होगी, तो फिर आप कौन सा ग्रेड यूज करते हैं? देखो इन एनी केस है तो परमानेंट डिफरेंस, जिस अमाउंट से भी ऐड करो। सही है जी, पर टैक्स आपको सही निकालना है। रीजन बीइंग इसमें सवाल साइलेंट जो बाय डिफॉल्ट चीज आती है वो आती है पिछले साल वाला, क्योंकि मसला किस साल का था? पिछले साल। और पिछले सालों में तुम्हें पता है कि इसके ऊपर रेट था 25%, तो पे भी 25 के हिसाब से करूंगा। सही है जी, मैंने यहाँ पे 25% निकाल लिया, वो कितना आ गया? 40। और टैक्स रिफंड 137050, यानी इसमें ये बता भी देता हूँ तो मैं इसमें लिखा हुआ क्या है कि सर एग्रीकल्चरल इनकम 55,000 की एग्जाम थी जिसमें मैंने टैक्स दे दिया था, अब इसकी टैक्स की माफी है तो मैं इसको क्या करूँ? माइनस कर दूं। और माइनस कम ऐसे करूंगा ना, मेरे इस साल के जो टैक्स बनता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंने इसको करा दिया। पर क्या ये दोनों चीजें ऊपर पीबीडी में शामिल हैं? नहीं। तो दोनों क्या क्रिएट करेंगे? परमानेंट डिफरेंस। सर अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास क्या करंट टैक्स एक्सपेंस आ गया? ऐसा ही है। अब इधर देखिएगा प्लीज, सुकून से, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए जल्दी। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले जो अमाउंट्स हैं जो नेगेटिव में, पहले इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बल्कि ये तो अलग रेट पे, 1 2 और 3, इनका सम कितना है? 480। एक मिनट रुक जाओ, 480 है? सही है जी, 480 आ रहा है सिर्फ इनका, तीनों का सम। इसके ऊपर 30% कितना? 144। ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इन तीनों पे। अच्छा जी जानी, इस पे बताओ 20%। 70 78 20%, ये आ गया डेफर्ड एक्सपेंस। इन तीनों का सम बताओ, इसके ऊपर लगाओ 30%। 30% 70891, ऐसा ही है। अच्छा भाई ये आ गया नेगेटिव आपके पास। अच्छा भाई अब सारी चीजें इसमें आ गई डेफर्ड टैक्स के नाम की। अब आप इनको नेट करें तो आपका नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा 151108। प्लीज सुनना, आप अगर ये देखें, फोकस करें, तो आपके पास चेंज इन टैक्स रेट का भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है। वो इन दो चीजों का सम था, इन दोनों को ऐड करें 32620 और 5700, यही है। अच्छा भाई आपके पास टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया इंक्लूडिंग योर डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स और चेंज इन टैक्स रेट के इम्पैक्ट। अच्छा पर अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ ये नॉर्मल है? नॉर्मल डेफर्ड टैक्स है, ऐसा ही है। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 151108, यानी आपने सिंपल सी बात है फॉर द ईयर में सारी चीजें पार्ट कर ली हैं, तो फॉर द ईयर का जो भी डिफरेंस है उसमें से अनयूजुअल चीजें हटा दो तो नॉर्मल बच जाएगा। बात क्लियर है? चलिए जी रिकॉर्ड बना लेते हैं इसकी आखिरी। सर आपने अकाउंटिंग टैक्स पिक किया और आपने यहाँ पे ये रख दिया भाई, क्या क्या हो गया? मैं करंट रिकंसिलिएशन की बात कर रहा हूँ। रिकंसिलिएशन में पीएनएल कहां से आ गया? पीएनएल की ओसीआई कहां से आ गया?
ये मैंने पीएनएल बनाया है, ये मैंने टैक्स वर्किंग की है, सही है, मैंने पीएनएल नहीं बनाया, मैंने टैक्स वर्किंग की है ये, सही है जी। ओसीआई क्यों दिखाऊंगा यहाँ पे मैं? अगर वो आपको कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना के दो, तो आप पीएनएल बनाते, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सरप्लस रिलेटेड टैक्स, तो आता हुआ। अभी तो वो नहीं बनाया मैंने, तो खाली टैक्सेशन की वर्किंग चल रही है इधर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये इससे मैच होना चाहिए, तो मैच नहीं होगा ड्यू टू सम परमानेंट डिफरेंसेस, ऐसा ही है। अब मुझे एक एक करके याद है, ये पूरी ऊपर शामिल है, होनी नहीं चाहिए, 30% से कटा दिया। एसोसिएट की इनकम हमने 20 पे की हुई है, ऊपर 30 पे 10 से कटा दिया। अच्छा भाई, लीगल एक्सपेंसेस जो अब उसने टैक्स मांगा है, ऊपर शामिल नहीं है, नीचे शामिल है। हमने नीचे रिफंड क्लेम किया हुआ, ऊपर रिफंड नहीं है, हमने माइनस कर दिया। और चेंज इन टैक्स रेट अलग से नीचे आया हुआ एक्सपेंस के तौर पे, ऊपर शामिल नहीं है, हमने ऐड किया, तो क्या रिकॉर्ड मैच होती है? क्लियर है जी? हाँ भाई, क्या इस सवाल से क्या फायदा या कुछ रिवीजन हुआ? सारे मंजन पक्की बात है। चलें जी, अब ब्रेक ले लें 10 से 15 मिनट का, उसके बाद हम कंसोलिडेशन पे आते हैं। कंसोलिडेशन का भी लेवल का सवाल है, क्योंकि हमने बहुत किया हुआ है वो, मैं उस पर तुम्हें बोल बोल के रिवीजन कराऊंगा और फिर हम सवाल शुरू कर देंगे उसका। सेट है? चलो जी। बैलेंस शीट में तो आएगा। अरे मेरी बहन, मैं क्या रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे ना। मैं क्या यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहा हूँ, डेबिट टैक्स की वर्किंग कर रहा हूँ। आप दिखा दो, फिर दोनों की टैक्स बेस सेम रखना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। शुक्रिया जी, लव यू टू। अच्छा भाई, 15 मिनट के बाद एग्जैक्ट, सही है जी, आ जाए तो फिर हम रिवाइज करेंगे।